नमस्कार। भगवत गीता को पढ़ने के क्रम में हम लोगों ने बातचीत अपनी शुरू की थी और इस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सबसे आसान जो पुस्तकें होंगी, जो गीता प्रेस से काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध हैं, और उसके अलावा गीता दैनंदिनी, उसे हमने पहले भाग में देखा। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अन्वय क्या होता है, जिसकी बात हम लोगों ने पिछली कड़ी में शुरू की थी। अन्वय जो होता है उसका अर्थ, सीधा सीधा अगर हम लोग अर्थ देखें तो उसका अर्थ होता है शब्दों का एक तार्किक क्रम। आपको पता ही है कि कविताओं में हम लोग कभी कभी शब्दों को आगे पीछे करके लिखते हैं, मगर उसे ही फिर हम लोग जब पद्य के बदले गद्य में लिखते हैं तो वो क्रम थोड़ा सा बदल जाता है। बातचीत का हमारा जो तरीका होता है वो अलग होता है। कविताओं में उसी बात को कहने का तरीका जो होता है उसमें शब्दों का क्रम आगे पीछे होता है, थोड़ी सी हेरफेर रहती है। तो ये जो हेरफेर होती है ये श्लोकों में भी होती है, और इसलिए अन्वय करके, यानी कि शब्दों को अलग अलग तोड़कर, जहाँ पर ज़रूरत पड़ी है और कहीं पे समास इस्तेमाल कर लिया गया है, कहीं पर कोई संधि है जो कि बहुत मुश्किल से या बिना बाहरी सहायता के, किसी शिक्षक की या किसी और पुस्तक की सहायता के आप उसे अगर समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये अन्वय में होता क्या है कि अलग अलग शब्द लिखे होते हैं तो पढ़ने वाले को समझ में आता है कि यहाँ पर अंतर क्या है। जैसे अगर आप पहला ही श्लोक देखें भगवद गीता का, तो भगवद गीता का पहला ही श्लोक देखें तो उसमें पूछा गया है, एकमात्र श्लोक जो धृतराष्ट्र के हिस्से में आया है उसमें वो पूछ रहे होते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हो आए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसको पूछने का जो तरीका है, वहां पर आप वाक्य में लिखा हुआ अगर देखेंगे तो आप पाएंगे वहां लिखा हुआ होता है किम अकुर्वत संजय। किम अकुर्वत संजय, अब हमने तो ये कह दिया, लेकिन जब आप वहाँ लिखा हुआ देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगर आपकी संस्कृत की जानकारी नहीं है, संस्कृत बोलने का ठीक ठाक अभ्यास नहीं है, तो किम कुर्वत संजय जैसा लिखा हुआ है, वहाँ पर पढ़ने में अ बीच में किम और कुर्वत के बीच में नज़र नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा। तो वहाँ पे असल में संधि होने की वजह से अ अक्षर जो होता है, अ का जो उच्चारण होता है वो लोप हो गया है उसका, इसलिए वो नज़र नहीं आ रहा। तो जब संधि विच्छेद करके देखते हैं, अन्वय करके देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि किम अकुर्वत संजय लिखा हुआ है। ये पढ़ते ही क्या होता है, ये पढ़ते ही आपको समझ में आएगा कि ये भूतकाल में लिखा गया है। थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे समझना, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अकुर्वत जो होता है उसका मतलब भूतकाल में होता है, यानी कि लाइव टेलीकास्ट जैसा कुछ नहीं हो रहा। थोड़े समय बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में संजय जो है वो बात कर रहे होते हैं धृतराष्ट्र से, यानी युद्ध शुरू हुए थोड़ा समय बीत चुका होता है, उसके बाद संजय भगवत गीता का जो हिस्सा होता है वो सुनाना शुरू करते हैं और धृतराष्ट्र जो है वो सुन रहे होते हैं। तो ये चीज़ आपको तब तक नहीं पता चलेगी या इस पर तब तक ध्यान नहीं जाएगा जब तक आप अन्वय करके शब्दों को अलग अलग तोड़कर नहीं देख लेते, और ये अर्थ जब तक आपको स्वयं समझ में नहीं आता तो बताने वाला आपको कितना सही बता रहा है, कितना गलत बता रहा है, इसका अनुमान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। कल जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने आपको बताया था कि अन्वय का एक अर्थ ये भी होता है कि कितने श्लोकों को एक साथ पढ़ा जाए। तो इसके लिए हम लोग एक श्लोक याद रखते हैं। ये श्लोक अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद न रह पाए श्लोक तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। श्लोक में बस इतना ही लिखा हुआ है कि अन्वय जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है युग्म, दूसरा विशेषक, फिर कुलप और कलाप। तो ये जो 4 तरह के अन्वय होते हैं, इन 4 तरह के अन्वय को आपको याद रखना है, और इसमें कोई खास मुश्किल या कोई बहुत अनोखी बात नहीं है। युग्म का मतलब आपको सुनते ही पता चल जाएगा कि एक से अधिक 2 की बात हो रही है, 2 को युगल कहा जाता है। तो युग्म मतलब 2 श्लोक साथ साथ पढ़े जाएंगे। जैसे दूसरे अध्याय का 62वां और 63वां श्लोक अगर आप देखेंगे तो दूसरे अध्याय के 62वें और 63वें श्लोक को अगर एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये 2 श्लोक आपको एक साथ पढ़ने हैं। यहाँ पर युग्म नाम का अन्वय है। ऐसे ही अगर आप 16वां अध्याय देख रहे हैं तो पहले श्लोक में जो बात शुरू होती है वो जाकर के तीसरे श्लोक में खत्म होती है। यहाँ पर दैवी संपदा का जो वर्णन है, तो कौन कौन सी संपदाएं जो हैं वो दैवी संपदा मानी जाती है, वो बात पहली श्लोक से शुरू होती है, लेकिन वो बात समाप्त होती है तीसरे श्लोक में जाकर के। तो 3 श्लोक एक साथ आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर विशेषक हो गया है। तो इस तरह से ये अन्वय होता है। और ये अगर आप नहीं समझते तो कहाँ पर बात जो है वो आधे श्लोक पर शुरू हुई है,
कल भी हम लोगों ने उदाहरण में इस चीज़ को देखा था। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि कौन से श्लोक जो है वो आधे पर शुरू होते हैं और किसी और श्लोक के अंत में जाकर के ख़त्म होते हैं, या फिर किसी श्लोक में बात जो है वो आधी रह जाती है और अगले श्लोक का आधा हिस्सा जो है वो पिछली बात को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ये भी बहुत आसानी से नज़र आ जाता है। अन्वय जब आप समझने लगते हैं तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से समझ पाते हैं। इसके बाद बारी आती है कि भाई जब आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो आपका इरादा क्या है। तो इरादा क्या है अगर ये पता ना हो, उद्देश्य क्या है ये पता ना हो, तो आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। तो जब आप याद करने के उद्देश्य से इसे पढ़ रहे होते हैं तब इसे पढ़ने का क्रम जो होता है वो बदल जाता है, और समझने के उद्देश्य से अगर पढ़ रहे हैं तब इसका क्रम बदल जाता है। समझने के उद्देश्य से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का क्रम बहुत आसान सा है। अगर आप टीका एक बार पढ़ चुके हैं और अब भाष्य पे जा रहे हैं, टीका और भाष्य में अंतर होता है। टीका वो होती है जिसमें साधारण सीधे सीधे सरल अर्थ जो होता है, अनुवाद जो होता है वो लिखा होता है। तो टीका में आपको सिर्फ श्लोकों का अनुवाद मिलेगा, श्लोक में कहा क्या गया था, उपनिषद से या और कहीं कहे गए किसी बात से इसका संबंध है या नहीं, इन चीज़ों को जब जोड़ा जाने लगता है तो वो टीका जो होती है वो भाष्य हो जाती है। यानी कि भाष्य में आप जो अर्थ पाएंगे, जो अर्थ आप देखेंगे वो 2 वाक्यों का अर्थ नहीं होगा एक श्लोक का, वो 4-5 वाक्य का एक पैराग्राफ जैसा अर्थ होगा। तो इस वजह से हम लोग जब देखते हैं कि भाष्य कौन कौन से उपलब्ध हैं, तो जैसे आदि शंकराचार्य का भाष्य जो कि अद्वैत मत के हिसाब से होता है, या फिर रामानुजाचार्य का भाष्य जो कि विशिष्टाद्वैत के हिसाब से होता है, गौड़ीय संप्रदाय का एक बहुत प्रसिद्ध सा भाष्य गीता जो कि इस्कॉन टेम्पल के आसपास आपको मिल जाएगी, या फिर और भी जगहों पर आपने बिकती हुई देखी होगी। सबसे आसानी से उपलब्ध प्रतियों में से एक है। ये गौड़ीय संप्रदाय के हिसाब से लिखा गया भाष्य है। तो ये भी इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1-2 वाक्य का अर्थ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको अर्थ विस्तार से समझाने की कोशिश की गई है। जिस संप्रदाय का, जिस मत का वो भाष्य होता है उस मत के हिसाब से वहाँ पर अर्थ समझाया गया होता है। तो एक बार मूल अर्थ जब टीका से आपको पता होता है, जो कि हम लोगों ने सुगम पाठ या सरल गीता में देखा है, उसमें से आपको जब मूल अर्थ पता होता है तो किस दिशा में भाष्य लिखने वाला आपको ले जा रहा है, अद्वैत मत की दिशा में ले जा रहा है, विशिष्ट अद्वैत की दिशा में ले जा रहा है, द्वैत मत की दिशा में ले जा रहा है, या 6 दर्शनों में से 6 दर्शन जो हम भारतीय लोगों के होते हैं उनमें से कौन सा दर्शन इस्तेमाल हो रहा है, ये भी आपको पता चलने लगता है। फिलहाल हम लोग अन्वय देख रहे थे, तो अन्वय एक बार फिर से हम याद दिला दें कि श्लोक कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ पर समाप्त होते हैं। ये अगर आपको नहीं पता है तो समस्या होगी। क्यों समस्या होगी? ये आप बचपन में एक चुटकुले में पढ़ चुके हैं, रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। कॉमा कहाँ लगेगा, अर्धविराम या छोटा सा कोई विराम चिन्ह कहाँ पर आएगा, इसमें अगर अंतर कर दिया जाए तो अर्थ में अंतर हो जाता है। क्या कहा गया है उसका मतलब बिल्कुल बदल सकता है। इसलिए अन्वय पता होना चाहिए और आपको स्वयं पता होना चाहिए। किसी और का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार टीका आप स्वयं पढ़ करके देखिए, आसानी से समझ में आने लगेगा। तो हमने जो भाष्य पढ़ने के तरीके की बात की थी उस तरीके को हम एक बार फिर से याद दिला दें। ये तरीका बिल्कुल सरल सा है। एक तरीका तो ये होता है कि 6 के 3 हिस्सों में आप बांट लें भगवद गीता को। पहले से 6ठा अध्याय, फिर 7वें से लेकर के 12वें तक का, फिर 13वें से लेकर के 18वें तक का 3 हिस्सों में आप बांट लें और 3 हिस्सों में इस तरह से पढ़ें। दूसरा एक तरीका जो कि आसानी से और इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग कि पहला अध्याय पढ़ते हैं, फिर दूसरा छोड़ देते हैं, तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं, फिर चौथे को छोड़ देते हैं, 5वें को पढ़ते हैं। तो इस तरह पहली बार जब आप भगवद गीता पढ़ेंगे तो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां और 17वां अध्याय पढ़ेंगे। फिर जब शुरुआत के हिस्से से पढ़ना शुरू करेंगे तो इस बार आप पहले अध्याय को छोड़ देंगे, दूसरे अध्याय पर शुरू करेंगे और इस तरह से आप जो इस बार बढ़ेंगे तो दूसरा अध्याय, फिर चौथा अध्याय, फिर 6ठा अध्याय, फिर 8वां अध्याय, इस तरह पढ़ते हुए आप 10, 12, 14, 16 और 18वां अध्याय इस तरह से पढ़ के ख़त्म करेंगे। तो ये एक तरीका होता है समझने के लिए। अब बारी आती है कि हम लोग कैसे ये प्रयास करते हैं जब हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं। तो भगवद गीता को याद करने पर अगर कोई तुला हुआ हो
पूरा रट लेना चाहता हो, 700 ही श्लोक होते हैं। कई लोगों को पूरी पूरी भगवत गीता याद होती है, साधुओं को भी आपने देखा होगा अक्सर कि उन्हें पूरी पूरी भगवत गीता याद होती है। तो ये याद करने का क्रम क्या होता है? तो याद करने के क्रम में हम लोग 15वें अध्याय से शुरू करते हैं। सबसे पहले 15वें अध्याय को याद कर लिया जाता है, उसके बाद 12वां अध्याय यानी कि भक्ति योग जिसे कहते हैं उसे याद कर लिया जाता है। इसे याद करने का जो ये क्रम है, इसके पीछे एक छोटा सा कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि 15वें अध्याय को आप देखेंगे या 12वें अध्याय को देखेंगे तो ये अध्याय जो है ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। जैसे 12वां अध्याय जो है उसमें 20 ही श्लोक हैं, तो 20 श्लोक याद करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। आपको बिल्कुल ही सबसे कम वाले स्तर पर शुरू नहीं करना है, 15वें अध्याय से शुरू करना है। तो याद करना जब आप शुरू करते हैं उसमें आप ध्यान रखिए कि आप 15वां अध्याय सबसे पहले याद करेंगे, फिर 12वां अध्याय याद करेंगे, फिर 16वां, 9वां, 10वां, फिर पहला, दूसरा, 8वां, छठा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 13वां, 14वां, 17वां और 18वां, सबसे अंत में 11वां अध्याय याद किया जाता है। तो ये जो क्रम है ये बदलता नहीं, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कि अलग अलग गुरुओं के पास, अलग अलग शिक्षकों के पास थोड़ा सा बदल जाता हो, लेकिन संस्कृत जानने वाले जो लोग होते हैं या संस्कृत में भगवत गीता को पढ़ लेने का जो लोग अभ्यास करते हैं वो इसी क्रम में याद रखते हैं। क्रम नीचे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये याद रह जाए सभी लोगों को ऐसा थोड़ा सा कठिन है। तो ये क्रम होता है। अब आपने याद रखने का तरीका भी समझ लिया है और पढ़ने का तरीका भी समझ लिया है। पढ़ के समझना है तो तरीका बहुत ही सिंपल सा है, 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, 11th, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है पहली बार में। सेकेंड टाइम में 2nd, 4th, 6th, इस तरह से। तो ये बहुत आसान तरीका है। समझने की कोशिश ज़्यादातर लोग कर रहे होते हैं, याद करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरीके से आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं। उम्मीद है ये तरीके आपके काम आएंगे। कल हम लोग फिर से आगे देखेंगे कि भाष्य हम लोग कौन कौन से पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी किताबें हम लोग उठा सकते हैं और उनसे देख सकते हैं। आज के लिए यहीं आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।